वही स्टार्ट नहीं होता। हाँ क्या होता है। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियर सैप तीनों क्या है, एक ही है। प्लाज्म मींस फ्लूइड, लिम्फ इज आल्सो अ फ्लूइड एंड सैप इज आल्सो अ फ्लूइड। न्यूक्लियर कैरियो, कैरियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड, न्यूक्लियस का फ्लूइड। तो ये तीनों टर्म सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग अंत में डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन पेपर में तीनों में से कोई भी आए, आप लोग को यही समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी सॉलिड होता है, और इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रैन्युलर। क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, सेमी सॉलिड एंड ग्रैन्युलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ में क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं एक छोटा सा ग्रैनुलर बॉडी, एक छोटा सा ग्रैनुलर बॉडी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। छोटा सा ग्रैनुलर बॉडी क्या होता है, ग्रैनुलर स्मॉल बॉडी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसके बारे में हम लोग अलग से, ठीक, अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्रोमैटिन के बाद। और इसके बाद क्या होता है इसके अंदर होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर होता है,
ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर। और ये क्रोमैटिन फाइबर का कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है? इस क्रोमैटिन फाइबर का कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दो चीज हो सकता है इसमें, डीएनए हो सकता है या डीएनए एंड समटाइम्स आरएनए, बट द नंबर ऑफ आरएनए विल बी वेरी लेस। देन ये क्या होगा? प्रोटीन होगा। ये दोनों मिलकर क्या बने? क्रोमैटिन फाइबर बने। क्या बने? क्रोमैटिन फाइबर बने। सम प्रोटीन, प्रोटीन ये चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है और कोई और प्रोटीन भी हो सकता है, बट प्रोटीन प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन फाइबर के अंदर। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या कॉम्पोजिशन है? न्यूक्लियोप्लाज्म का ये कॉम्पोजिशन है। साथ ही साथ, ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर का कॉम्पोजिशन है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म का कॉम्पोजिशन है। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें क्या होंगे? एंजाइम होंगे। कौन कौन से एंजाइम हम लिखवा देंगे, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होगा इसमें? उसके बाद इसमें होगा कुछ बेसिक प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड होगा, दैट इज डीएनए आरएनए, क्योंकि ये क्रोमैटिन फाइबर है तो डीएनए आरएनए होगा ही होगा। प्रोटीन्स भी होगा। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें हिस्टोन होंगे और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें हिस्टोन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। यानी अच्छा चलो, प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसे बनता है इसको हम समझ लेते हैं। प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है? जब हम खाना खाते हैं ना तो दाल लेते हैं, दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। हम साग खाते हैं, साग में क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोया लेते हैं, सोया में क्या होता है? प्रोटीन होता है। राजमा लेते हैं, प्रोटीन होता है। ये सब क्या है? ये सब प्रोटीन है। और ये प्रोटीन क्या होता है? एज इट इज सब प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं। जब वो हमारे बॉडी में जाता है, जब वो हमारे बॉडी में जाता है वो टूटता है और टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं? पहले मुंह में चबाते हैं तो जितना कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है वो टूटेगा, लार वार आता है और सलाइवा उसमें अमाइलेज होगा, टूटेगा, पेट में जाएगा, पेट में प्रोटीन टूटेगा, है ना। प्रोटीन टूटकर क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। फिर वो क्या होगा? फर्दर टूटेगा इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। 10th में ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, ये सब कुछ 10th का है, ठीक है। 10th का हम बता रहे हैं आपको। इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा? पैंक्रियास एंजाइम जो सेक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक प्रोटीएस, उसको ब्रेक करेगा। और लास्ट में क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल किसके बनेंगे? अमाइनो एसिड के बनेंगे। किसके बनेंगे? अमाइनो एसिड। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि टॉक्सिक है, राइट। तो यहाँ पे और नहीं टूटेगा ये, ठीक है, बाद में टूटेगा लेकिन यहां पे नहीं टूटेगा। सो अमीनो एसिड द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ये हम लोग अगले चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन हमारा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर में प्रोटीन है। फिर से रिपीट करें, ओके। हम खाना खाते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में लेते हैं, वो टूटता है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं, स्लो एंड नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम खाना खाते हैं, पेट में गया, पेट में जाके वो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा। देखिए, हम आपको सिलेबस कंप्लीट करने का एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे और उसमें उसका जितना कंटेंट दिया है बस उतना ही एक्सप्लेन करके हम निकल जाएंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीएसई में भी आता है, एग्जाम में भी, बोर्ड में, तो सिर्फ एनसीईआरटी का कंटेंट से नहीं आता, थोड़ा बहुत उसके कॉन्सेप्ट से आता है। तो कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल आपको जानना जरूरी है, इसीलिए हम ये सब चीजें बताते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसा अगर सिलेबस कंप्लीट करना होता तो अब तक हो गया होता। एनसीईआरटी इज वेरी शॉर्ट, एनसीईआरटी इज गिवन इन वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट, ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ स्टेटमेंट रट के कोई फायदा नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसे रीडिंग करके तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, रीडिंग करके कोई समझ लेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर रिसर्च करेगा, समझ जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर मेरा क्या जरूरत है? मेरा जरूरत है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट। तो इसीलिए हमसे ये सब चीज बताते हैं, भाई समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, ठीक है। इसको समझिएगा तभी जाके असली जो मतलब है उसका समझ में आएगा। हम खाना खाते हैं, प्रोटीन अंदर गया तो टूटा, क्योंकि एज इट इज प्रोटीन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर होलोजोइक इन नेचर, दैट्स व्हाई वी आर होलोजोइक इन नेचर, राइट। तो हम उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। उसको जब हम तोड़ेंगे, जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं, हम आपको दिखाते हैं। चॉपिस ले लीजिए और चॉपिस को तोड़ते जाइए, ऐसे तोड़ते जाइए, तोड़िए अच्छे से, ठीक है। जब उसको तोड़िएगा तो लास्ट में बहुत ही छोटा पार्टिकल बच जाएगा। अब उसको तोड़िएगा
ठीक है, तो उसका वो अपना जो स्वरूप है चेंज हो जाएगा, यानी इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो पूरा मॉलिक्यूल ही नहीं रह जाएगा। अब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग एलिमेंटल हो जाएगा, ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड एक अमीनो एसिड नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये सो दिस विल बी द बेसिक यूनिट, दिस विल बी द बेसिक यूनिट। यस सर, दिस विल बी द, जी बोलिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना, बीच में सर आ गए थे, छोटा सा डाउट था उनको, ठीक है, एनीवेज आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो हम कहाँ थे, प्रोटीन, तो हम अंदर हम खाते हैं, खाना खाते ही हम क्या करते हैं और छोटे, सो दिस विल बी द बेसिक यूनिट। अब ये क्या होता है, ये अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो ये अमीनो एसिड है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अमीनो एसिड जोड़ जोड़कर क्या बनाए, हम प्रोटीन बनाए, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाए, तो अमीनो एसिड क्या है, बेसिक यूनिट है। सो ये हमारा जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कई सारे अमीनो एसिड होंगे, हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड, मोर देन 500 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 500 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें जो एसेंशियल है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है एसेंशियल, उसमें कुछ 20 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं, यानी 20 अमीनो एसिड होते जरूरत होते हैं, उसमें कुछ होते हैं जो हम बॉडी के बाहर से लेते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी में ही मेटाबोलाइज होते हैं, वो सब चीजें बायोमोलिक्यूल्स यानी अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। Yes, yes. So further breakdown forms hydrogen peroxide, which is very poisonous to your body. All right. So now ये जो प्रोटीन है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है जिनमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड आर्जिनाइन होता है, सिर्फ आर्जिनाइन अमीनो एसिड का ही ये आर्जिनाइन 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 के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हुए प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें आर्जिनाइन होगा, उसके बाद लाइसीन होगा, उसके बाद हिस्टिडाइन होगा, ठीक है, हिस्टिडाइन, और इस वजह से हम इसको कुछ थोड़ा बहुत नाम देकर और भी होंगे, ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन से, तो इसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। सो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्पोजिशन क्या है, आर्जिनाइन, लाइसिन एंड हिस्टिडाइन। तो हिस्टिडाइन इज अमीनो एसिड, लाइसिन इज अमीनो एसिड, आर्जिनाइन इज अमीनो एसिड, इसके अलावा और भी अमीनो एसिड्स हैं, ट्रिप्टोफैन है, मेथियोनाइन है, आइसोल्यूसिन है, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी आप लोगों को, ठीक है। सो सम प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आर्जिनाइन का होता है, आर्जिनाइन सिर्फ आर्जिनाइन होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन का होता है, और ये हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। सो प्रोटीन भी हमारे दो तरह के यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, क्लियर है। ये जो हमारा आर्जिनाइन बेस है, ये सिर्फ आर्जिनाइन को जो बनाया, ये बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, अराउंड 4000 डाल्टन के करीब होता है, सो वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो होता है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, अराउंड 18,000 डाल्टन इसका जो वेट होता है अराउंड, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट इज 18,000 डाल्टन। नोट कर लीजिएगा साइड में बॉक्स करके फैक्ट के रूप में। वीडियो नहीं आ रहा है, सो पीछे जाकर वापस से ज्वाइन हो जाइए ना, ठीक है। 18,000 डाल्टन यहाँ पे ये होता है, नोट कर लीजिएगा साइड में बॉक्स बना के फैक्ट के फॉर्म में, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कई सारे बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग बनता है।
क्लियर है? चलो इस सब और डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है, और डिटेल में नहीं जाएंगे, और डिटेल में हम लोग ना अगले बायोमोलिक्यूल के डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद इसमें होते हैं एंजाइम। अब नाम लिखो कौन कौन से एंजाइम इसमें होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे एमआरएनए फॉर्मेशन होगा, है ना, तो यहाँ पे कई सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कितने सारे एंजाइम होंगे, कौन कौन से एंजाइम होंगे, उसमें से फ्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए एंजाइम का नाम, ये क्या है, एंजाइम। उन एंजाइमों का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला एंजाइम, हम लोग ये जो एंजाइम हम लिखवा रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में हम लोग आगे बहुत बार इसका इस्तेमाल करेंगे, 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, पॉलीमरेज लिखवाए थे ऑलरेडी, चलो तो लिख लो, कोई बात नहीं। पहले है डीएनए पॉलीमरेज, अगर लिख लिया है तो रिपीट मत करना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, जहां लिखे हो पहले वहीं पे ऐड कर देना इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा जो हम लिखवाएं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेस, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेस। उसके बाद इसमें क्या एंजाइम हो सकता है, उसके बाद इसमें हो सकता है एनएडी सिंथेटेस, एनएडी सिंथेटेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद इसमें वो एल्डोलेस होगा, एंडोलेस होगा, गुआनेस होगा, गुआनेस, एल्डोलेस, एंडोनेस, ठीक है, एल्डोलेस। उसके बाद इसमें क्या होगा, उसके बाद इसमें पाइरुवेट काइनेस, ठीक है, एसिटिल सीओए, पाइरुवेट काइनेस, पाइरुवेट काइनेस। उसके बाद एसिटिल सीओए कोएंजाइम ए, तो ये सब भी प्रेजेंट होते हैं, ये सारे चीजें इसमें प्रेजेंट होता है। आप लोग और भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस एंजाइम, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, वो भी होता है फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे और डिटेल में पढ़ना होगा तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां तक काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स। स्क्रीनशॉट ले लिया, एसिटिल CoA यानी CoA, कोएंजाइम ए, CoA, ठीक है, एसिटिल CoA। ऑल राइट, नेक्स्ट क्रोमैटिन फाइबर्स। नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स। नेक्स्ट क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे थ्रेड लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, elongated thread like structure called chromatin substance, ठीक है, क्रोमैटिन सब्सटेंस, और इसके बदले और क्या कहा जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर
क्रोमैटिन फाइबर क्या कहा जाएगा? क्रोमैटिन फाइबर कहा जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन फाइबर्स। क्लियर है? समझ में आया? ये जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये जब हम लोग सेल डिवाइड होता है माइक्रोस्कोप में, अगर मान लो कि ये क्रोमैटिन फाइबर्स देखना है आप लोगों को, तो ये किस फेस में ये दिखाई दे सकता है? हमेशा क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में नहीं रहेगा ना, किस फेस में, किस फॉर्म में, मतलब किस टाइम पे ये दिखेगा? ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में आने का 110%, 200% चांस है। ठीक है, ये नीट में आ सकता है। ठीक है, ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम जो 2020 का एग्जाम था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि किस फेस में दिखाई देता है? तो ये इंटरफेस में दिखाई देता है। किस फेस में हम न्यूक्लियस में देख सकते हैं? इंटरफेस में। ये हम सेल डिवीजन का जो इंटरफेस होता है वहां पे हम देख सकते हैं। यानी जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, टेलोफेस, ठीक है, बहुत सारे फेस होते हैं। इंटरफेस भी उसमें से एक छोटा सा फेस है इंटरफेस। हम वो बताएंगे सेल डिवीजन में कि कौन सा फेस है। ठीक है, इंटरफेस किसको कहेंगे? ठीक है, एनाफेस, टेलोफेस, मेटाफेस, सो दैट विल बी योर इंटरफेस। सो इंटरफेस के टाइम में हम क्रोमैटिन फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर हम देख सकते हैं व्हेन वी स्टेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डाई, एंड दैट डाई विल बी योर फ्यूसिन डाई। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए बस 1 मिनट। ऑल राइट, हो गया, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे। तो हमारा जो क्रोमैटिन फाइबर्स है इंटरफेस के टाइम पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, उसमें हम देख सकते हैं जब माइटोसिस मियोसिस होता है तो एक थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और वो थिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोई गेस कर सकता है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? यहाँ पे जल्दी से बताओ। उस कंडेंस्ड और थिक रिबन लाइक स्ट्रक्चर is known as what? It forms during mitosis and meiosis. Yes, exactly. That is called chromosome. That is called chromosome. 100% right answer. ठीक है, क्या कहेंगे हम? क्रोमोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो। यस, 100% उसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। एज अ क्रोमोसोम के फॉर्म में जब माइटोसिस मियोसिस होता है उस वक्त हमें दिखता है। ठीक है, यानी जब हमारे इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अटैच हो जाते हैं, फिर दोनों न्यूक्लियस जो है डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देगा, क्रोमैटिड्स दिखाई देगा हमें। ठीक है, ओके। केमिकली अगर क्रोमैटिन की बात करें तो इसमें क्या होगा? हम ऑलरेडी बताएं, डीएनए होगा, प्रोटीन्स होगा, सम अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट, सम अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, chromatin again is divided into how many types? Chromatin is divided into 2 types. ठीक है, ये जो हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन ये हिस्टोन के साथ अटैच रहेगा। हिस्टोन के साथ क्या रहेगा? अटैच रहेगा, है ना, हिस्टोन प्रोटीन इसमें अटैच रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही मिलेगा, यूकैरियोट्स में। ठीक है, फंगई में नहीं मिलेगा, लेकिन यूकैरियोटिक फंगई होता है ना, फंगई, फंगई से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स आई थिंक, जहां तक मुझे पता है फंगस। चलो यूकैरियोट प्रोकैरियोट बाद में हम उसको आप सोच लेना क्या है वो, लेकिन सारे यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं इसी स्ट्रक्चर में, एक्सेप्ट फंगाई। एंड इसीलिए फंगाई और बाकी प्रोकैरियोटिक सेल में ये इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर्स बाकी सब एब्सेंट होता है। इस तरह से क्या नहीं रहता है? क्रोमैटिन फाइबर्स वगैरह हिस्टोन के साथ मिलकर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट रहता है। समझ में आया? अब क्रोमैटिन फाइबर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू
टू टाइप, एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन एंड दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हम इस दोनों के बारे में अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? हेटेरोक्रोमैटिन को हम कैरियोसोम भी कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो कैरियोसोम नहीं, लेकिन हम हेटेरोक्रोमैटिन के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा एक कंडेंस रीजन है जो कि न्यूक्लियस के आसपास और पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के एंड में या टेलोमियर के एंड में ये अटैच रहता है, कंडेंस और थिक रीजन। ठीक है, थिक पार्ट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, थिक पार्ट ऑफ chromatin fibers condense and thick form of chromatin fibers, that is called heterochromatin, that is called heterochromatin। ठीक है, कंडेंस और थिक फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और उसको कहेंगे यानी क्रोमैटिन, और उसको कहेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, इसका थिकनेस अराउंड कितना होता है? अराउंड मोर देन 100। ठीक है, इसका थिकनेस क्या होता है? मोर देन 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसका थिकनेस है। तो थिकेस्ट पार्ट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, सो वो होता है कंडेंस एंड थिकेस्ट फॉर्म कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन। और इसको हम क्या कहेंगे? लार्ज मास ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन इज कॉल्ड फॉल्स न्यूक्लियोलाइड। फॉल्स क्या कहेंगे? फॉल्स न्यूक्लियोलाइड। कभी कभी इसको न्यूक्लियोलस फील करने लगता है कि न्यूक्लियोलस है, कभी कभी ऐसा रिसेंबल करने लगता है क्या है ये न्यूक्लियोलस है, यानी बड़ा सा कंडेंस और ग्रैनुलर और डेंस बॉडी है हेटेरोक्रोमैटिन, और इसीलिए ये न्यूक्लियोलस जैसा रिसेंबल करता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स न्यूक्लियोलाई। याद रखिएगा, इसको हम कहेंगे फॉल्स न्यूक्लियोलाई या फिर हाँ हेटेरोक्रोमैटिन। चलो हम आपको ना एक छोटा सा क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया, एक और हम आइडिया मेरे पास है, हम वो वैसे आपको बताते हैं। मान लो कि ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियोलस है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, छोटा सा डेंस बॉडी है न्यूक्लियोलस, या हम सेंटर में बना दे न्यूक्लियोलस, कहीं भी बना सकते हैं, न्यूक्लियर साइड में बना दे यहाँ न्यूक्लियोलस डेंस बॉडी, और इसके चारों तरफ क्या है? क्रोमैटिन फाइबर है। क्रोमैटिन फाइबर कुछ इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में वो क्रोमैटिन फाइबर इस एरिया में नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर पोर होता है ना, तो न्यूक्लियर पोर के एरिया में यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, क्रोमैटिन फाइबर चारों तरफ होंगे, लेकिन ये जो न्यूक्लियर पोर है इस रीजन में आपको क्रोमैटिन फाइबर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर कुछ यहाँ पे है, क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पे है। इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर है। यहाँ पे हम इसको जरा सा जूम करें, जरा सा जूम ले तो नहीं होगा जूम भाई, नहीं हो रहा है जूम, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। जूम होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा स्पॉटलाइट किए हैं इसलिए नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो समझ लीजिए कि क्या है, ये क्रोमैटिन फाइबर है, यहाँ पे हमने बनाया, ये क्रोमैटिन फाइबर बनाया, तो इस क्रोमैटिन फाइबर में डेंस रीजन, छोटा सा क्या हो जाता है? डेंस रीजन, यहाँ पे डेंस बॉडी ऐसे फॉर्म हो जाते हैं। तो बीच बीच में क्या है? यहाँ पे डेंस बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो गए, यहाँ पे लार्जर और डेंस बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो गए, यहाँ पे फॉर्म हो गए। इस डेंस बॉडी को हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। और ये कुछ न्यूक्लियोलस, क्योंकि न्यूक्लियोलस भी एक तरह का डेंस बॉडी होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी क्या होता है? डेंस बॉडी होता है, ग्रैनुलर और डेंस बॉडी। ठीक है, तो लगता है कि ये न्यूक्लियोलस ही है, रिसेंबल करता है न्यूक्लियोलस जैसा,
और इसीलिए हम इसको फॉल्स क्रोमैटिन कहेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज्यादा मोर देन 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, मोर देन 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन का थिकनेस नॉट मॉलिक्यूलर वेट, थिकनेस क्या होता है, मोर देन 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। The thickest part of chromatin fiber is called heterochromatin. ठीक है, it resembles like nucleolus and that's why we call it as false nucleoli, or this may be called as chromocenters. This may be called as chromocenters, or this may also be called as karyosomes. कैरियोसोम्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इसको हम क्रोमोसेंटर्स कह सकते हैं या कैरियोसोम्स भी कह सकते हैं या इसको फॉल्स न्यूक्लियोलाई भी कह सकते हैं। यहां पे हेटेरोक्रोमैटिन में डीएनए का अमाउंट बहुत कम होता है, आरएनए का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे कंपोजिशन क्या है, डीएनए का कंपोजिशन कम और आरएनए का मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा होता है। whereas कंपेयरिंग टू यूक्रोमैटिन डेंस नहीं होता है, थिन रीजन होता है, थिनेस्ट रीजन ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, ये क्या थिनेस्ट रीजन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स है। उसके बाद ये क्या नहीं होता, ये लाइट स्टेन करता है। उसके बाद ये क्या करता है, यूक्रोमैटिन के पास लार्ज डीएनए और लेस आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट योर क्रोमैटिन फाइबर्स, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, ठीक है। सो ये कंडेंस्ड पोर्शन नहीं है, ये यहां पे कंडेंसेशन इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट में होता है, ये भी याद रखिएगा। यूक्रोमैटिन समझ में आया। यूक्रोमैटिन क्या है, लार्ज अमाउंट में होता है, इसका थिक नहीं होता, थिन होता है, पतला होता है, लाइट स्टेन करता है और इसमें लार्ज अमाउंट में डीएनए होता है, लेस अमाउंट में आरएनए होता है। ठीक है, चलो हो गया। तो ये था क्रोमैटिन फाइबर्स। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। बस पहले वाला का ऑपोजिट है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ठीक है, हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जिंदगी ही बेवफा है ये माना मगर न्यूक्लियोलस स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्या वैष्णवी, क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। 3 क्या होगा, 3 मिनट बचा हुआ है, नहीं अभी टाइम है। हाँ, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, मुझे भी पता है। चलो, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ते हैं। सो न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ
प्योर न्यूक्लियस जो कि कंडेंस बॉडी है हमारे न्यूक्लियस का, ठीक है। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, ईस्ट में बैक्टीरिया में ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछे कि क्या ईस्ट में होता है, आप लोगों को क्या आंसर देना है, नहीं होता है, न्यूक्लियोलस ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और न्यूक्लियोलस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियोलस का साइज डिपेंड करता है कि सेल कैसा है, सेल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है न्यूक्लियोलस का साइज, ठीक है। हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं ये स्पर्म सेल में करीब एब्सेंट होते हैं, नहीं होते, ब्लास्टोमियर में करीब करीब एब्सेंट होते हैं, मसल सेल में भी ना के बराबर होते हैं, ठीक है। oocytes में क्या होते हैं, oocytes में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, oocyte में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, न्यूक्लियोलाई क्या होता है, साइज ज्यादा होता है। और न्यूक्लियोलस भी डिपेंड करता है कि किसकी स्पीशीज पे वो रहे, कितना रहेगा, ये भी डिपेंड करता है कि कितने स्पीशीज, कौन कौन से स्पीशीज में कितना कितना रहेगा। हाँ वो जसवी बताइए, आपने हाथ उठाया है। अच्छा, राइट, तो ये डिपेंड, ओके नो प्रॉब्लम, बाय मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे न्यूक्लियोलस किसमें नहीं होते, हाईली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव सेल्स में ये नहीं होते, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते, कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जब मसल सेल्स में भी ये प्रेजेंट नहीं होते, ब्लास्टोमियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट। नाउ द न्यूक्लियोलस is often associated with the nucleolar organizer which represent the secondary construction of the nuclear organizing chromosomes. So हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए कि क्या है क्या नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि किसने इसको डिस्कवर किया। नंबर वन ये जीमेस में पाया गया, ठीक है, जीमेस में पाया गया, ठीक है। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है मैक्क्लिंटन, ठीक है, मैक्क्लिंटॉक है जो उन्होंने क्या किया, इसको डिस्कवर किया था, स्टेन करके डिस्कवर किया था, स्टेनिंग प्रोसेस के बाद। लेकिन कुछ आपके जो बुक्स होते हैं उस रेफरेंस बुक्स में इसका जो डिस्कवरी का नाम दिया होगा वो क्या दिया होगा, बाउमन, बाउमन ने 1848 में, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाउमन का नाम यहाँ पे है, बाउमन ने कितने साल में, कौन से साल में, 1848 में डिस्कवर किया, ऐसा आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन न्यूक्लियोलस को फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, फॉन्टना, किसने, फॉन्टना, ऑलरेडी हम आपको बताए हैं फॉन्टना के बारे में न्यूक्लियस के वक्त, है ना, न्यूक्लियस को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाला 1781 में फॉन्टना ने देखा था, न्यूक्लियस के वक्त हम बताए थे आपको फॉन्टना, दैट इज फॉन्टना, ठीक है। उसके बाद वैगनर ने, ठीक है, वैगनर ने इसको डिटेल एनालिसिस किया और लोगों तक पहुंचाया, ठीक है, वैगनर ने, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी है, 1840 में बिल्कुल जरूरी है नीट के लिए 100, ये हमेशा पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, इस साल भले नहीं आया हो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़िए, ठीक है, ऑल राइट। सो टर्म भी बाउमन ने ही दिया था, जो बाउमन है उन्होंने इसका न्यूक्लियोलस का नाम दिया था, फॉन्टना ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, वैगनर ने इसका डिटेल स्टडी किया था, हम सब चीजें यहां पे लिख देते हैं, नेम्ड, ऑब्जर्व्ड, डिटेल स्टडी, डिटेल्ड स्टडी इन्होंने किया था न्यूक्लियोलस के बारे में,
ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है मैट्रिक्स। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर होता है मैट्रिक्स। ठीक है, और उस मैट्रिक्स में क्या होता है? उस मैट्रिक्स के अंदर होता है कई सारे प्रोटीन्स, कोलाइडल प्रोटीन्स होता है। उसके बाद प्रोटीन्स एंड आरएनए होता है। उसके बाद सब फाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? इट्स अ डेंस मैट्रिक्स। यहाँ पे अंदर में इसके पास इसका भी मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन में डेंस मैट्रिक्स होते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, आरएनए होता है और सम अमाउंट ऑफ फाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स जो कि आरएनए से ही बने हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये एक मेम्ब्रेन जो होता है, हम अगर बात करें न्यूक्लियोलस का, तो न्यूक्लियोलस के पास भी क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म से जो है वो सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? पोर होंगे। मटेरियल्स को अंदर बाहर के लिए यहाँ पे भी क्या होंगे? पोर होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होंगे? पोर होंगे। ठीक है, सो इट इज अ हीटिंग मेम्ब्रेन, इसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसमें डीएनए होगा। ठीक है, आरएनए आरआरएनए इसमें प्रेजेंट होगा। 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगा? आर आरएनए, 70s राइबोसोम्स। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का सिंथेसिस यही होता है। राइबोसोम का सिंथेसिस यानी यहीं पे फॉर्म हो जाएगा, राइबोसोम बन जाएगा। ठीक है, सो राइबोसोम यहाँ पे बन गया है ना। राइबोसोम यहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और यहाँ पे आरआरएनए, रिबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और राइबोसोमल प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या होंगे? इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसिडेस। ठीक है, क्या होते हैं? फॉस्फेटेस, न्यूक्लियोसिडेस। ठीक है, उसके बाद आरएनए मेथिलेस, आरएनए मेथिलेस, क्योंकि यहां पे मिथाइलेशन होता है, तो आरएनए मिथिलेस होता है इसके अंदर। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए होता है, 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये सब चीजें न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम का जो सब यूनिट है यहीं पे सिंथेसाइज होता है। सो इट इज द प्लेस वेयर राइबोसोमल सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इज डन इन द न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोमल डीएनए, ठीक है, सॉरी राइबोसोमल राइबोसोमल सब यूनिट्स यहीं पे क्या होता है? सिंथेसाइज होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे कई सारे और भी प्रोसेस फंक्शंस हैं। राइबोसोम फैक्ट्री हम इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं। सेवरल कॉपीज ऑफ आरडीएनए भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद आरआरएनए बनता है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे सब यूनिट्स यहाँ पे बनते हैं। सो उसके बाद स्पिंडल फॉर्मेशन करने में, हमारे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है डिवीजन के वक्त, वो ये हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन डिवीजन के वक्त, और स्पिंडल बाकी स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए भी ये जरूरी होता है। तो इट हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, it helps in spindle formation, it helps in RNA synthesis, it helps in ribosome formation, not RNA synthesis, sorry, ribosome formation, not RNA, ribosome formation। ठीक है, तो ये सब छोटे मोटे फंक्शंस है न्यूक्लियोलस के। समझ में आया? बोलो, समझ में आया?
बोलो हाँ या ना? दैट्स ऑल अबाउट योर न्यूक्लियस। इसके अंदर जो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम का फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रोमोसोम का फंक्शन। ठीक है, हाँ, इसका फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है राइबोसोम सिंथेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद क्या होगा हमने और भी बताए हैं। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जब फंक्शन सिंथेसिस हो जाएगा, राइबोसोम सिंथेसिस और राइबोसोम सब यूनिट जो है सबसे बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हम मान सकते हैं। ठीक है, आरडीएनए यहाँ पे बनता है। ठीक है, एसडीएनए, सॉरी, एसडीएनए स्पिंडल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, स्पिंडल फॉर्मेशन करने में मदद करता है। यस, ऑफ कोर्स, ये सब कुछ कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस के इंपॉर्टेंट फंक्शन पे पूछे तो राइबोसोम सब यूनिट सिंथेसिस, और वी कैन से बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम सब यूनिट्स। ठीक है, ऑल राइट। तो आगे बढ़ेंगे और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। कॉपी हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? हम राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं इसको, नोट कर लीजिए। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हिस्ट्री अगर पढ़े तो कार्ल नगेली हैं जो क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किए थे। रॉड लाइक क्रोमोसोम को प्लांट के न्यूक्लियाई में, प्लांट के न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व किया था कार्ल नगेली ने। किसने? कार्ल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कार्ल नगेली के बारे में। ठीक है, कार्ल नगेली ने 1842 में, कार्ल नगेली ने 1842 में क्रोमोसोम, रॉड लाइक क्रोमोसोम, उसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। किसने? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आए रूसो। कौन आए? रूसो, ई रूसो, पहला नाम, दूसरा नाम ई रूसो ने डिस्क्राइब किया। रूसो ने क्या किया? इसको डिस्क्राइब किया अबाउट द क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद स्ट्रासबर्गर आए, उन्होंने कुछ और चीजें, सेल डिवीजन के वक्त जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में बताया। वाल्टर फ्लेमिंग आए, उन्होंने क्रोमैटिन फाइबर के बारे में, थ्रेड लाइक मटेरियल जो क्रोमैटिन होता है उसके बारे में बताया, स्टेनिंग करके। रॉक्स आए, उन्होंने क्या किया? रॉक्स, हमें अभी हमने लिखा था ना फ्लेमिंग स्ट्रासबर्गर, हमने लिख लिया, और न्यूक्लियस में भी हमने स्ट्रासबर्गर के बारे में लिखा था, है ना? ऑलराइट, तो रॉक्स आए, रॉक्स ने क्या किया? क्रोमोसोम के इन्वॉल्वमेंट को बताया इनहेरिटेंस में, कि क्रोमोसोम इनहेरिटेंस में क्या काम करता है ना? उन्होंने आए और रॉक्स ने बताया। बेंडेन एंड बॉवरी, उन्होंने क्या किया? कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, कितने क्रोमोसोम कौन कौन से स्पीशीज में होते हैं, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल एनालिसिस करके बताया बेंडेन एंड बॉवरी ने 1887 में। ठीक है, प्रेजेंट नेम जो क्रोमोसोम है इसको किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया। क्या दिया? वाल्डेयर, डब्ल्यू वाल्ड डे डी वाई आर, वाल्डेयर ने दिया। ठीक है, डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्या दिया? इसको ओरिजिनल नाम दिया 1888 में क्रोमोसोम का, 1888 में क्रोमोसोम का नाम दिया।
सोचो 42 कहाँ और 88 कहाँ, कितना दिन साल लग गया नामकरण में, और हम लोग तो उतने साल में आगे मर भी जाते हैं। 40 साल में नहीं, 40 साल में थोड़ी कोई मरता है, 40-46 साल में नहीं मरता। तो एनीवेज, मरने वाला तो 10 साल में भी जन्म होते ही मर जाता है, वो अलग बात है, बट देखो कितना टाइम लग गया। ऑल राइट, ओके। और भी बहुत सारे इन्वेंशन इसके हिस्ट्री है भाई, लेकिन उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा चलो एक मिनट, हम लोग पहले ना थोड़ा सा क्रोमोसोम का यहाँ पे पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हम लोग को यहाँ पे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी उसकी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। एनसीईआरटी में देखते हैं कितना क्रोमोसोम के बारे में लिखा हुआ है, बस उतना हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और डिटेल में आप न्यूक्लियोसोम के बारे में बताएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो कि क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पे कैसे डीएनए रैप रहते हैं, वो सब चीजें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर और कैसे क्रोमोसोम फॉर्म होता है, वो सब हम लोग डिटेल में वहां पे पढ़ लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को वाइंड अप करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, एक क्लास लगेगा जब हम लोग सीधे और फ्लैजेला और बाकी सब चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स ही कवर करेंगे, सेल डिवीजन, जैसे लाइन से चलेंगे, कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, लाइन से चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स अगला चैप्टर करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी उठाकर देखते हैं तो उसमें क्या है न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। यस, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के बारे में क्या दिया है, बहुत ही भयंकर बात। क्या, न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है? हे भगवान, ये किसने बोल दिया? न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन as clearly as 1830 as early as 1831. Later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin. ये सब चीजें आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, ये सब चीजें यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है। यस, ये क्रोमोसोम के बारे में हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इतना मुझे लगता है कि काफी है अभी के लिए। बाकी हम लोग जब नीट के लिए पढ़ेंगे, नीट के लिए मतलब स्पेशली क्लास अलग से होगा, उसमें हम लोग देखेंगे और डिटेल में क्रोमोसोम का, या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, कैसे हिस्टोन प्रोटीन रैप होते हैं डीएनए से और कैसे क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियोलस का। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस, you may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. आपने अभी जस्ट पढ़ा कि chromatin होता है ना? But during different stages of the cell division के अलग-अलग stages के वक्त क्या होते हैं cell division? Cells show structured chromosome in places of the nucleus. Structured chromosome in the places of the nucleus. Chromatin contains DNA. Chromatin में क्या होता है? DNA होता है और some basic protein histone होता है. Some non-histone protein and also RNA. RNA भी होता है, हमने अभी just देखा. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA. 2 meter long thread of DNA. हम दिखाई दे रहे हैं? दिखाई पड़ रहे हैं हम? नहीं,
लॉन्ग थ्रेड ऑफ क्या लिया, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए दिखाई दे रहे हैं, ओके चलो बढ़िया, ठीक है, थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46, that is 23 pairs chromosomes. You will study the detail of DNA packing in form of chromosome in class 12. Yes, exactly. क्रोमोसोम का जो डिटेल एनालिसिस है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, पैकिंग कैसे होता है, ये सब हम जेनेटिक के चैप्टर में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब डिटेल हम लोग कहां पढ़ेंगे, ये सब हम डिटेल पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 और 6 के बीच में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे डीएनए बनता है, कैसे डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, अलग होता है, सेपरेट होता है, कैसे डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, ये सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्रीन शेयर दिख रहा है आप लोगों को, ओके ओके। सो एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर, ओके ओके ओके, ध्यान से सुनिए, एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of the disc, which means, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम आपको लिखते हैं this one, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, so every chromosome essentially has a primary constriction in the centrum or the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetochore are present. So ये this is the point, this is the region, दिस इज द रीजन, ये जो हमारा रीजन है यहाँ पे दिखा रहा है आपको, अच्छा यहाँ पे लिख नहीं सकते, इट्स इमेज, कट कॉपी पेस्ट किया गया है, इमेज है इसलिए हम दिखा नहीं सकते आपको, इस पे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, बट आप लोग ध्यान से देखिए, जहां पे ग्रीन कलर का यहाँ पे क्रोमोसोम के इमेज में ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या काइनेटोकोर है, वहां पे क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे इस तरह से क्रोमोसोम बन गए और यहाँ पे बन गया आपका डिस्क, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है, और यहीं पे क्या होते हैं, काइनेटोकोर, हमारे ग्रीन लाइक जो स्ट्रक्चर बना है काइनेटोकोर, ये अटैच होते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम में बी क्लासिफाइड। सो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम जूम आउट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से दिखाई दे रहा है नीचे, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या है, आपको सेंटर में जो है सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम है ये, और सेंटर में क्या है यहाँ पे, सेंट्रोमियर, यानी ये पोर्शन ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, यानी एक सेंट्रोमियर होता है और उसी सेंट्रोमियर से आपको क्या अटैच रहते हैं, क्रोमोसोम अटैच रहते हैं, दोनों आर्म क्रोमोसोम के अटैच रहते हैं, ठीक है। और अगर ये क्रोमोसोम का ये जो आर्म है, अगर ये आर्म इस पॉइंट पर एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कुछ और नाम है, थोड़ा सा ऊपर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम कुछ और नाम कहेंगे, एकदम टिप में प्रेजेंट है उसको हम कुछ और नाम कहेंगे, ठीक है, एकदम अगर टिप में प्रेजेंट है उसको हम कुछ और कहेंगे, ठीक है, ऑल राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल इज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच दिस। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला जो ये क्रोमोसोम आया है, ये पहले यहाँ पे एक बेंड हुआ है, यहाँ पे एक बेंड हुआ है, फिर ये बेंड जो है यहाँ पे आया, सो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शन, यानी ये झुकाव, इस तरफ ऐसे झुकाव है ना, इस तरफ ऐसे झुकाव है, ये दिस टाइप, ठीक है, ऊपर से मतलब यहाँ से ये आपको झुकाव देखने को मिलेगा, जैसे हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है झुकाव, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, क्या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हुआ है, यानी मान लीजिए कि आप जब चोटी बनाते हैं, ठीक है, या फिर चोटी बनाए, या एक और एग्जांपल देते हैं, आप जब
जब सूट पहनते हो ठीक है, तो इस तरह से आप गर्दन के नीचे इस तरह से कुछ लगाते हो पट्टी टाइप का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ कहते होंगे, ठीक है। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कंस्ट्रिक्ट हुआ है यहाँ पे आकर, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको कहेंगे सेंट्रोमियर, और यहीं पे क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। और देखिए दूसरा कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हुआ है, और फॉर्म किया है क्या, सैटेलाइट से। क्या फॉर्म किया है, सैटेलाइट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में सैटेलाइट वगैरह वगैरह हम आगे देखेंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है। सो द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर किस पोजीशन पे है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम है, ठीक है। देखो अगर अगर सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। एकदम बीचों बीच है प्रेजेंट, उसको हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक। बीच से थोड़ा सा ऊपर रहेगा उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। बीच से थोड़ा सा ऊपर रहेगा उसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। एकदम एंड पॉइंट पे जो रहेगा उसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एकदम एंड पॉइंट पे। और जो हमारा ऊपर वाला जो आर्म होगा एकदम छोटा होगा। और टेलोसेंट्रिक यानी उसके पास अब कोई दूसरा एंड होगा ही नहीं, एकदम टर्मिनल पॉइंट पे रहेगा, एकदम एंड पॉइंट पे रहेगा सेंट्रोमियर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, एक हम डायग्राम बनाते हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे हम बनाते हैं। ये देखो, अब बोलना मुझे, ये क्या है, सेंट्रोमियर, और ये है एक आर्म, ये है एक आर्म, ठीक है। और दूसरा सेंट्रोमियर, दूसरा क्या है, ये है। अब बताओ इसमें मेटासेंट्रिक कौन है, सब मेटासेंट्रिक कौन है। ये है ए, और ये है बी, और ये है आपका सेंट्रोमियर का पोजीशन। मुझे बताओ कि इसमें सब मेटासेंट्रिक कौन है और मेटासेंट्रिक कौन है। मेटासेंट्रिक आप लोग कहोगे कि मेटासेंट्रिक ये है 2 वाला, तो हम कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल सही है। सब मेटासेंट्रिक कहोगे कि ए वाला है, हम कहेंगे कि बिल्कुल सही हो। यानी इसका पोजीशन देखो, सेंट्रोमियर का एकदम सेंटर और बीचों बीच है, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और इसको देखो थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक, है ना। क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब आप लोग बताना मुझे ये कौन सा है। डायग्राम शो नहीं कर रहा है, क्यों। हाँ दिख रहा है, सब में आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्रोसेंट्रिक, नो नॉट सब मेटासेंट्रिक यार, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। ऊपर वाला जो आर्म है देखो एकदम छोटा सा है, ऊपर वाला आर्म एकदम छोटा सा है ना, क्या है, एक्रोसेंट्रिक है। और अगर हम बात करें कि इस ये वाला क्रोमोसोम, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक, दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक। क्यों टीलोसेंट्रिक कहते हैं, क्यों टीलोसेंट्रिक कहते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके एंड पॉइंट को हम टीलोमियर कहते हैं, एंड पॉइंट को, एंड पार्ट को टीलोमियर कहते हैं यहाँ पे, दिस इज द टीलोमियर। और देखो ये एकदम टीलोमियर पे अटैच है, इसीलिए हम इसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। देयर इज नो शॉर्ट आर्म, यस ओनली लॉन्ग आर्म, सो इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। यस, समझ में आया। सो दिस इज द 4 टाइप ऑफ, दिस इज द 4 टाइप ऑफ योर क्रोमोसोम, दिस इज द 4 टाइप ऑफ योर क्रोमोसोम जो आपके सामने दिख रहा है। क्लियर है, तो क्रोमोसोम हो गया। नेक्स्ट आया है आपके क्रोमोसोम में और क्या दिया है, समटाइम्स few chromosome have non-staining secondary constriction at the constant location, this gives the appearance of a small fragment called the satellite, ठीक है। समटाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं क्रोमोसोम में, ठीक है, और क्रोमोसोम जो है दूसरी बार कंस्ट्रिक्शन गेन करता है, और इस कंस्ट्रिक्शन के वजह से ये जो बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इसको हम कहने लगते हैं सैटेलाइट। क्या कहने लगते हैं, सैटेलाइट कहने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन बन गया और ये सैटेलाइट कहने लगते हैं। सैटेलाइट बनता है
सैटेलाइट का काम क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर था, इसीलिए हमने ये बता दिया। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, बार बार हम बता रहे हैं। सो डिटेल्ड स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, समझ में आ गया सबको? यस, ऑल राइट, चलो। विच मीन्स आज का मेरा ये जो अभियान है खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे, सीलिया फ्लैजेला माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल पढ़कर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।